हे गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत बढ़िया होंगे। मैं सुदन गुप्ता आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल अभ्युदय में। हमारा चल रहा था कंजंक्शन। कंजंक्शन के हम टाइप्स में थे। कल हमने कोऑर्डिनेट कंजंक्शन के टाइप्स देखे। आज हमें सबऑर्डिनेट कंजंक्शन के टाइप्स देखने। कोऑर्डिनेट कंजंक्शन में एक बचा था हमारा, दैट इज इलेटिव, है ना। और इसके अलावा जितने भी टाइप्स थे विद एग्जांपल्स हमने समझे। आज हम लोग समझेंगे इलेटिव कंजंक्शंस को, एंड इलेटिव कंजंक्शंस के बाद हम लोग सबऑर्डिनेट कंजंक्शन में आएंगे, फिर जानेंगे कि सबऑर्डिनेट कंजंक्शन होता क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बात है आपके इलेटिव कंजंक्शंस की। इलेटिव कंजंक्शंस क्या होते हैं? मैंने आपको ये बात बिगिनिंग में बताई थी कल के लेक्चर में कि इलेटिव कंजंक्शंस आपको रिजल्ट बताने का काम करते हैं। ओके, अब रिजल्ट बताने का काम करते हैं, इनको एग्जांपल्स के थ्रू समझें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। जैसे I was completely exhausted, so I went to sleep. Second, you worked hard, therefore you achieved this सक्सेस। ठीक है, यहां तक बात समझ आ गई। अब देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे अगर गौर करें तो एक एग्जॉस्टेड है, कंप्लीटली है, मतलब कहने का कि भैया जो सब्जेक्ट है वो पूरी तरीके से थका हुआ है ना। तो अब एक बात को समझें, तो ये आपका प्रोनाउन है, इसके हिसाब से वर्ब है। एग्जॉस्टेड क्या है? मैंने आपको पढ़ाया था, एडजेक्टिव का काम कर रहा है। कंप्लीटली लगा है तो ऑफ कोर्स ये एडवर्ब बनने का काम कर रहा होगा। मैं पूरी तरीके से थका हुआ हूं ना, तो यहाँ पे मैंने क्या एडवर्ब ऑफ मैनर कुछ बताया था, वो हो गया। और आगे देखिए तो लिखा है आई वेंट टू स्लीप, मैं सोने चला गया। लेकिन ये जो सो आया, ये सो यहाँ पे इलेटिव कंजंक्शन का काम कर रहा है, क्योंकि अगर आप देखें तो कोई ना कोई आपका रीजन बन रहा है, कारण बन रहा है, जिसकी वजह से मैं सोने गया। ठीक है, तो मतलब इलेटिव कंजंक्शन में क्या होता है, एक इवेंट हो रहा होगा और उसकी वजह से दूसरी चीज हो रही होगी। ठीक है, या रिजल्ट आ रहा होगा। इनको हम लोग रिलेटिव कंजंक्शंस कहते हैं। अगला देखें, यू वर्कड हार्ड देयरफॉर। अब भैया अब ये वाला पार्ट देखो, अगर देयरफॉर तभी तो लिखा ना, यू वर्कड हार्ड, तुमने बहुत मेहनत करी या तुमने मेहनत करी, इसीलिए तुमने अपनी सक्सेस अचीव करी। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या है? इसीलिए। ठीक है, तो ये आपका बना इलेटिव कंजंक्शन। अब एक बात दिमाग में आती है, जो कल भी आई थी, शायद आज भी आ रही है, जो अगर आज नए लोग हैं वो सोच रहे होंगे सर एक बात बताओ, ये याद नहीं कर पाएंगे तो सर कोई फर्क नहीं पड़ता, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं थोड़े बहुत। देखो, अगर स्टेट लेवल के और सेंट्रल लेवल के एग्जाम्स में कंपेयर किया जाए तो स्टेट लेवल के एग्जाम्स में तो पूछ लेता है। जैसे अगर आप फ्यूचर में जाकर के यूपीपीएससी या यूपी ट्रिपल एस सी जैसे एग्जाम्स दो जहाँ इंग्लिश आती है, या फिर अगर डिफेंस में भी आप देखें तो ऐसे कुछ क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि सर ये कौन सा कंजंक्शन है, कौन सा कंजंक्शन नहीं है, उस हिसाब से तो इंपॉर्टेंट है। बट ऐसे क्वेश्चन 3-4 होते हैं। तो कहने का मतलब है कि भैया आते तो हैं, लेकिन अगर 60 नंबर का पेपर आ रहा है तो 3-4 आते हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं इंपॉर्टेंट तो आप छोड़ दीजिए, लेकिन आपको एक बात पता है कि एक नंबर इंपॉर्टेंस रखता है। यही बात मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो कोऑर्डिनेट कंजंक्शन में हमने 4 टाइप देखे थे, वो सारे के सारे हो गए। यहाँ तक बात तो समझ में आ गई। अब हम लोग पढ़ेंगे सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। फिर सबऑर्डिनेट कंजंक्शन के टाइप्स को देखेंगे, ग्रेजुअली उस पर पूरा काम करेंगे। जल्दी से लिखिए क्योंकि आज थोड़ा ज्यादा काम है, लिखिए प्लीज।
चलो उम्मीद करता हूँ लिख लिया होगा। आगे आते हैं, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन की बात करते हैं। तो सबसे पहले सबऑर्डिनेट कंजंक्शन क्या होता है? देखो मैं बहुत ज्यादा डेफिनेशन नहीं लिखाऊंगा, आप इतनी सी बात को समझो कि एक इवेंट होता है उसकी वजह से दूसरा इवेंट में फर्क पड़ता है। ठीक है, एक इवेंट होता है उसकी वजह से दूसरे इवेंट में फर्क पड़ता है, बस इतनी सी बात है। आपको कंजंक्शन के बारे में पता है, कंजंक्शन दो वर्ड्स को जोड़ने का काम करता है या दो क्लॉज को जोड़ने का काम करता है। ठीक है, यही आपके सबऑर्डिनेट कंजंक्शन बनते हैं। और आपको पता है कि एक जब सब लग रहा है तो मतलब किसी एक पे कोई डिपेंडेंट होगा। बात समझ आई? किसी एक पे कोई दूसरा डिपेंडेंट होगा। और आज मैं आपको बहुत शानदार चीज बताने वाला हूँ, ये बात समझ में आ गई ना तो इंग्लिश के बहुत सारे फितूर तो वैसे खत्म हो जाएंगे। आप सब मेरी एक बात याद रखिएगा, इंग्लिश मुश्किल नहीं होती, इट्स ऑल अबाउट योर एटीट्यूड। ओके, सो एटीट्यूड की वजह से प्रॉब्लम्स आती हैं, ये आपको नहीं करना है। खैर मैं आपको बताता हूँ, एग्जाम्पल लिख रहा हूं। I don't know when he will come. Second, I थोड़ा मिलता जुलता ही लिख रहा हूं, ठीक है। I don't know where he is going. Ishan will help you if you go there. I asked his mother about his father as I met him. काम करते हैं, बयान कर देते हैं। मैं आपको कुछ और सेंटेंस कराता हूँ, डोंट वरी। अब मैंने क्यों थोड़े मिलते जुलते सेंटेंस लेके, उसके पीछे का रीजन है, फिर टाइप्स में धीरे धीरे और चीजें क्लियर हो जाएंगी। आप नोटिस करिए कुछ बातों को। मैंने एक जगह वैन लगाया है, फिर मैंने वेयर लगाया है, और आगे यहाँ पे भी मैंने वैन लगाया है। ठीक है, ये आपको मैंने इफ लगाया है। इफ पे तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, ये बात तो पक्की है। लेकिन आप वैन और वेयर को लेके कंफ्यूज हो सकते हैं, उसका एक रीजन है। देखिए, सबको पता है कि आपका एक पार्ट होता है इंटेरोगेटिव, पता है। इंटेरोगेटिव में आपके WH वर्ड्स होते हैं, जैसे व्हेन, वेयर, है ना। और आपने हमेशा सुना है कि जब भी हमको ये चीजें सॉल्व करनी हो तो हम क्वेश्चन मार्क का यूज करते हैं, या जब भी हमें यूज करना हो। ये बात कुछ हद तक तो सही होती है, लेकिन क्या ये बात हमेशा सही होती है? मैटर ये करता है। अब मैं आपको थोड़ा कॉन्टेक्स्ट समझाता हूँ, थोड़ा जानने की समझने की कोशिश करिएगा। देखिए सर, जब मैंने ये सेंटेंस लिखा, मैंने बोला आई डोंट नो व्हेन ही विल कम। हिंदी में मतलब निकालें, मुझे नहीं पता कि वो कब आएंगे। मुझे एक बात बताइए, क्या यहाँ पे क्वेश्चन पूछने का काम हुआ? ध्यान से देखिए, क्या यहाँ पे क्वेश्चन पूछने का काम हुआ? सर ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, हिंदी मीडियम के बच्चों को यहाँ बहुत दिक्कत होती है। तो आप ये काम समझ गए होंगे, यहाँ क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है, एक स्टेटमेंट देने का काम कर रहा है।
देखो एक क्लॉज जोड़ना है, दूसरा क्लॉज जोड़ना है, ये तो तुम्हें अब तक याद हो चुका होगा, समझ भी चुके होगे, क्योंकि मैंने इतना डिटेल में पिछले 2 सेशंस लिए। इस सेशन में बात क्या कर रहा हूं कि कोई वर्ड देख के डिसाइड नहीं किया जा सकता। ये बात मैं लगातार बोलता हूं, पहले भी बोल चुका हूं कि आप किसी वर्ड को देख के उसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच डिसाइड नहीं कर सकते हैं सर। अगर आपने कर दी तो दिक्कत ही दिक्कत है, फिर क्वेश्चन गलत होगा, क्वेश्चन गलत नहीं होगा, दिमाग में फितूर बैठेगा, फिर एग्जाम हॉल में जाओगे। और हिंदी मीडियम के बच्चे के साथ ही अमूमन दिक्कत आती है कि वो कुछ पढ़ रहा होता है, फिर उसको लगता है अरे यार ये कैसे हो गया, ये तो नहीं होता, यहाँ तो प्रॉब्लम है, यहाँ तो हमने इसको क्वेश्चन मार्क में पढ़ा था, यहाँ तो क्वेश्चन मार्क नहीं लगा, गड़बड़। आप समझ गए होंगे कि यहाँ पे ये पूरा का पूरा जो चल रहा है ये स्टेटमेंट देने का काम है, isn't it? क्या है? स्टेटमेंट देने का काम है। सेम यहाँ पे देखिए, आई डोंट नो वेयर ही इज गोइंग। अब देखो क्लॉज तो तुम सबको पता है, ये बात मैंने कल भी बताई थी कि सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है, कंप्लीट मीनिंग देता है, क्लॉज होता है, तो इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। तो यह सब्जेक्ट है, वर्ब है, सब्जेक्ट है, वर्ब है, ये कंजंक्शन बन जाएगा, 2 क्लॉज को जोड़ दिया, ठीक है सर। सेम यहाँ पे भी सब्जेक्ट है, वर्ब है, यहाँ पे भी सब्जेक्ट है, वर्ब है, ये आपका कंजंक्शन का काम कर दिया, क्योंकि 2 क्लॉज को जोड़ने का काम कर दिया। बात यही है कि आपको ये देखना है कि ये स्टेटमेंट दे रहा है या फिर क्वेश्चन पूछ रहा है। तो सर जी क्वेश्चन पूछ रहा है ऐसा तो कहीं नहीं दिख रहा है, इसलिए हम समझेंगे कि ये आपका स्टेटमेंट देने का काम है, और ऐसी जगह पे कभी भी क्वेश्चन मार्क नहीं लगाना होता, ना ही हमको अपने दिमाग में फितूर रखना होता है। बस इतनी सी बात थी और कुछ खास नहीं था, लेकिन फिर भी बच्चों के साथ दिक्कत आती है। अमूमन मैंने ये क्लास में देखा है, इवन मास्टर्स के हुए बच्चों के साथ ये प्रॉब्लम देखी है। वेल आगे देखते हैं, एक सेंटेंस और है, ईशान विल हेल्प यू इफ यू गो देयर। देखो एक बात है, जब भी आप इफ को यूज करते हैं, या फिर इसको थोड़ा ऐसे समझ लो, इफ को यूज करोगे तो कंडीशनल बात होती है ना, मतलब कंडीशन दिखा रही है, दिखा रही है। अब आपको बातें फिर से जोड़ता हूं ऊपर से लेके नीचे तक, फिर आगे इसको एक्सप्लेन करूंगा। सबऑर्डिनेट कंजंक्शन जब मैंने आपको कल लिखा था बोर्ड में, याद है मैंने पूरा का पूरा बोर्ड लिखा था और लगभग 20 मिनट तो मैंने बिना कुछ लिखे पढ़ाया था। तो आप एक चीज नोटिस करिए कि जब मैंने व्हेन की बात करी है ना, तो आपको यहां पे टाइम दिखा। जब मैंने वेयर की बात करी तो आपको प्लेस दिखा, और जब मैंने इफ की बात करी तो सर आपको कंडीशन दिखी। कुछ ये बताया था मैंने आपको, या तुम मतलब ईशान मदद करेगा यदि तुम उसके पास जाओगे, तो कंडीशन है ना, नहीं तो भाई तुम जाओगे ही नहीं तो कैसे मदद करेगा। भाई तुम सब्जी लाओगे तब घर में खाना बनेगा, मतलब जब सब्जी आएगी तभी तो कुछ बनेगा कि हवा में बन जाएगा। यही बात समझाने की कोशिश कर रहा हूं, इसे कहते हैं कॉन्टेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग। मेरी क्लास में थोड़ा समय लगता है, उसका रीजन है मैं हवाई बातें नहीं करूंगा और आपको इधर उधर की घुमाऊंगा नहीं। कॉन्टेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग बहुत ज्यादा जरूरी होती है। रीजन देखो, बहुत तुम्हारे टॉपिक में बात छिपी है। जो तुम्हारा सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट में लिखा है जनरल इंग्लिश, ठीक है सर। जनरल इंग्लिश का मतलब आम बोलचाल वाली भाषा, आम लिखावट वाली भाषा, मतलब हम जो बातें कर रहे हैं वो फंक्शनल लेवल पे सीखेंगे तभी तो हम समझेंगे। बताओ, हम नॉवेल वाली बात, लिटरेचर वाली तो नहीं कर रहे। अभी समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? बात दिमाग में बिठा लो भाई, जितनी जल्दी हो सके उतना बढ़िया है आपके लिए। सो आई डोंट नो वेयर ही इज गोइंग। अच्छा, बच्चा कहां गलती करता है इन दोनों पे, फिर से समझो, बात फिर जोड़ रहा हूं। बच्चा क्या करेगा, इस विल को पहले लगा देगा, व्हेन के बाद ही कर देगा, क्योंकि उसे क्वेश्चन याद रहता है। यहाँ पे भी इज पहले लगा देगा, ही बाद में कर देगा। आप गलती अब नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि आपको पता है कि क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है। इतनी सी बात मुझे समझानी थी। अच्छा हाँ, अगर सिर्फ इतना पार्ट होता जैसे वेयर ही विल कम तो गलत हो जाता, तब आपको बोलना पड़ता वेयर विल ही कम और व्हेन विल ही कम। क्यों? क्योंकि उस जगह पे वो क्वेश्चन ही पूछ रहा था। लेकिन आपको इसमें पहला वाला पार्ट भी तो देखना है, और मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया सबऑर्डिनेट कंजंक्शन में कि भैया एक क्लॉज के ऊपर दूसरे क्लॉज का निर्भर होना सबऑर्डिनेट कंजंक्शन में आता है।
उम्मीद करता हूँ यहाँ तक बात तो पूरी तरीके से समझ में आ गई होगी भाई, बहुत जरूरी से समझना है, नहीं तो दिक्कत ही दिक्कत है। वेल यहाँ पे भी अगर आप देखें तो कंडीशन वाली बात है, तुम आओगे तो मैं मदद करूंगा। और देखिए एक चीज और होती है, ये एक रीजन बनता है कि इस वैसे अगर आप हिंदी में देखेंगे तो गा गा दोनों में आता है, लेकिन ग्रामर में ऐसा होता है कि सेम ग्रामेटिकल फॉर्मेट पे ऐसे बात नहीं करी जाती जब कंडीशन वगैरह पे हम यूज करते हैं। ठीक है, इसके पीछे का लॉजिक एक और बता देता हूँ, चलो प्योर लॉजिक बताता हूँ, वैसे मैं ये बातें टेंस में बताता हूँ, यहाँ पे भी समझ लो। ईशान तुम्हारी मदद करेगा अगर तुम वहां जाओगे। वेल एक बात होती है कि जैसे आप विल और शैल को यूज करते हो ना, ये थोड़े से फॉर्मेट अलग होते हैं। पहला तो ये देखो, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जा पाऊंगा, उसके पीछे का रीजन है, विल और शैल बहुत बड़ा टॉपिक है, टेंस में आपको समझाऊंगा, 1 घंटे पूरा पूरा मुझे विल शैल में लगेगा। तो एक तो रीजन वो है जनरल जो बताया जाता है कि भैया एक फ्यूचर बनता है एक प्रेजेंट बनता है, क्योंकि दोनों सेम यूज नहीं किए जाते, वो भी काम चलाने के लिए। ठीक है, दूसरा ये कि थोड़े से इनके यूजेस अलग अलग होते हैं, अदर सब्जेक्ट के साथ जाने के बाद इनके यूजेस अलग अलग हो जाते हैं, जहां पे फिक्स एक्शन नॉन फिक्स एक्शन दिखाता है। बात तो समझ में आई, बस इतनी सी है, कंडीशन दिखा रहा है, कंडीशन के बेस पे चीजें जा रही हैं, बाकी की चीजें थोड़ा टेंस में रुक जाना, डिटेल में समझा दूंगा, क्योंकि यहाँ पे लूंगा तो बहुत समय लग जाएगा। ठीक है, अभी तो इतनी बस कंडीशन समझ लो और इतना समझ लो कि एक फ्यूचर होता है दूसरा प्रेजेंट होता है। आगे देखो, मैं इसलिए भी अब बातें बोल देता हूँ कि तुम इसमें ना रहो कि मैं तुम्हें बताऊंगा नहीं, अभी तुम सुन लो मैं तुम्हें घुमा रहा हूँ, नहीं सर, आप मेरे पिछले सेशंस देखो वर्ब के, मैंने पहले सेशन में कोई बात बोली है तो मैंने छठवें सेशन में बात पूरी करा दी है, क्योंकि समय के साथ चीजें सिखा दो ज्यादा अच्छा लगता है। आगे देखो, आई आस्क्ड हिज मदर अबाउट हिज फादर व्हेन आई मेट हिम। इसमें क्या गड़बड़ है? इसमें एक गड़बड़ है जो मैंने कर दी है, आपको हिम नहीं करना है, यहाँ पे हर करना है, क्योंकि मैंने उसकी माँ से पूछा है। ठीक है, तो बस इतनी सी बात है, और यहाँ पे समय की बात है तो इसको लिखिए। कुछ चीजें और है उनको भी देखते हैं, कुछ इसके जो कीवर्ड्स है उन्हें देखेंगे, फिर इनके टाइप्स को भी देखेंगे। टेक योर टाइम। हो गया? चलिए, तो 4 एग्जांपल और देखते हैं, चीजें आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएंगी। My father believes that I should be a writer. I admire him because he is a trustworthy person.
he was not there, comma, I spoke to his father. अब आप इन एग्जाम्पल्स को थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है। मैंने आपको टाइम बताया, आपको कंडीशन बताई, आपको प्लेस बताया, इन्हीं चीज़ों को आप थोड़ा आगे भी देख लीजिए। तो जैसे मैंने बोला, माई फादर बिलीव, मेरे फादर का मानना है कि आई शुड बी अ राइटर। वेल, अगर आप एक बात को समझे तो यहाँ पे दैट की का मीनिंग दे रहा है ना। मेरे पापा का मानना है कि, क्लॉज तो आपको पता ही है, इसमें कोई दिक्कत है नहीं, ऑलरेडी समझा चुका हूँ। आई एडमायर हिम बिकॉज, अब यहाँ देखो, आपको यहाँ पे रीजन दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं, है ना। तो आई एडमायर हिम, मैं उसे मानता हूँ, बिकॉज ही इज अ ट्रस्टवर्दी पर्सन। वहां स्पेस नहीं था, इसलिए ट्रस्टवर्दी को यहाँ पे लिखा है। सो आई एडमायर हिम, मैं उन्हें मानता हूँ क्योंकि वह एक विश्वासी इंसान है। चलिए आगे है, एज ही वॉज नॉट देयर आई स्पोक टू हिज फादर। वेल, आप मुझे एक बात बताओ, ध्यान से समझो। आपको कुछ लोगों को लग रहा होगा कि यहाँ कंजंक्शन था, यहाँ कंजंक्शन था, यहाँ कॉमा लगा दिया, तो कुछ गड़बड़ है क्या? नहीं सर, गड़बड़ कुछ नहीं है, लिखने का तरीका बस बदल दिया है। अगर आप चाहते तो जो ये वाला पार्ट है, यहाँ तक वाला, ठीक है, इसको उठा के आप एज के पहले लिख सकते थे। आप बोल सकते थे आई स्पोक टू हिज फादर एज ही वॉज नॉट देयर, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये इस तरीके से भी लिखा जाता है। मैं ये बात ऐसे भी लिख सकता हूँ, बिकॉज ही इज अ ट्रस्टवर्दी पर्सन आई एडमायर हिम। ये ऐसे लाइक राइटिंग में ये चीज़ें बहुत चलती हैं, न्यूज़पेपर में इसको बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, बुक्स में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, स्पेशली अगर नॉवेल्स वगैरह में। क्योंकि जो स्टडी बुक्स होती हैं उनके साथ तो ये है कि भाई उनको ऐसी लैंग्वेज लिखनी है जो सबको समझ आए, बट जैसे नॉवल होते हैं तो उनकी एक पर्टिकुलर ऑडियंस होती है, तो वो लोग ऐसा काम नहीं करते। वो लोग ज़्यादा इस तरीके से खिलवाड़ करते हैं। तो जो नया बच्चा होता है वो थोड़ा प्रॉब्लम में आ जाता है, क्योंकि उसको लगता है कि यार ये तो तरीका हमने देखा नहीं, तो आज आपने देख लिया मेरी क्लास में। ठीक है सर, तो बात समझ में आ गई। एज ही वॉज नॉट देयर, तो आप इसको चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, आई स्पोक टू हिज फादर एज ही वॉज नॉट देयर, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे कुछ और एग्जांपल्स मैंने आपको सबऑर्डिनेट कंजंक्शन के दे दिए, इस तरीके से ये काम करते हैं। अच्छा, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन के कीवर्ड्स और हैं, वो आप इनको लिख लीजिए। अच्छा, मैं यही लिख देता हूँ, ज्यादा सही है। तो जैसे एज, इफ, even, even if, even though, because, since, for, or when, where, still। तो ये आपके सब कीवर्ड्स हो गए, आपको दिख रहे होंगे, वैसे भी दिख जाएंगे, मैं हट जाऊंगा। ठीक है, तो वैसे लिस्ट तो बहुत बड़ी है, इसलिए मैं सेटरल लिख देता हूँ। तो ये इसके सबऑर्डिनेट कंजंक्शन के कीवर्ड्स हैं। क्या क्या? एज, इफ, इवन, इवन इफ, इवन दो, बिकॉज, सिंस, फॉर, व्हेन, वेयर, स्टिल, वेल। इसके अलावा लिस्ट और भी जाता है। आप इन एग्जांपल्स को लिखिए, इसके बाद में इसके जो टाइप्स हैं उनको एक एक करके समझता हूँ। भाई ये बात तो समझ में आ गई, कुछ नहीं बचता कंजंक्शन में, कुछ नहीं है, मजाक नहीं करोगे। ठीक है, कुछ जो रूल्स हैं वो थोड़े बहुत तो मैं आगे लास्ट क्लास में आपको समझा ही दूंगा। खैर, आप इनको लिखिए और फिर मैं कुछ बातें और करता हूँ।
हो गया आपका? चलिए आगे आते हैं। अब हम इसके टाइम वाले पार्ट को डिस्कस करते हैं, टाइम कैसे काम करता है। चलिए सबऑर्डिनेट कंजंक्शन के टाइप्स को देख रहे हैं। अगर ये बोर्ड थोड़ा बड़ा होता और लॉकडाउन नहीं होता तो मैं बोर्ड से कभी नहीं हटता, क्योंकि स्पेसिंग की बात रहती, कोई इशू था ही नहीं। चलिए हम बात करेंगे अब टाइम की। सो हाउ इट वर्क्स। सबसे पहले तो इसे कीवर्ड्स ही देख लो भाई। एज लॉन्ग एज soon as, when, whenever, since, ऐसे कुछ कीवर्ड्स होते हैं जो आपको बताते हैं। और देखें तो बिफोर, आफ्टर, एक्सेट्रा। तो ये इनके कुछ कीवर्ड्स हैं जो आपको टाइम बताने का काम करते हैं। आपको एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ और अच्छा समझ आ जाएगा। गेट मी सम फूड एज soon as possible. I reached there after 10. Third, किससे बनाए? चलो बिफोर से बनाते हैं। द पेशेंट had died before the doctor arrived. ओके, आपके सामने एग्जांपल्स हो गए। चलो एक और लिख लेते हैं। You can call me whenever you want. ओके, चलो अब हम देखते हैं कुछ बातें। तो सर आप नोटिस करिए, ये बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। आप इसको एक और नाम से देखेंगे, अगर आपने कभी कहीं जॉब करी है तो इस ऐप बोलते हैं इसको, इस ऐप इज एज सून एज पॉसिबल। ठीक है, वेल तो इसको अला बोलते हैं। ए अगर कोई लिख दे तो समझ है ना, एज लॉन्ग एज की बात कर रहा है। सो गेट मी सम फूड, मेरे लिए कुछ खाना लाओ, जितनी जल्दी संभव हो उतनी जल्दी लेके आओ। तो सर यहाँ पे टाइम की बात करी कि नहीं करी? चलिए अब यहाँ पे बात करो, आई रीच देयर आफ्टर 10। अब जो तुमने 10 बोला तो सीधे सीधे दिख रहा है ना कि समय की बात है। अच्छा एक बात और समझना ध्यान से, कभी टाइम में AM हो सकता है, कभी PM हो सकता है और कभी कुछ भी नहीं हो सकता। ये चीजें होती हैं, ठीक है। तो वहां पे दिमाग लगाने मत बैठ जाना कि सर अगर यहाँ पे AM होता तो क्या करते और PM होता तो क्या करते। बोलचाल की भाषा में अगर बात करी जाए या फंक्शनल में बात करी जाए तो चीजें अंडरस्टूड मानी जाती हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है गेट मी सम फूड, तो ये इंपेरेटिव सेंटेंस है। यहाँ पे आप देखेंगे तो सब्जेक्ट नहीं है ना, जबकि यू यहाँ पे छुपा हुआ है, या कोई पर्सन का नाम है, सब्जेक्ट वो छुपा हुआ है। तो इस तरीके से कई बार चीजें अंडरस्टूड मानी जाती हैं कि ऐसा समझ गया। तो कभी AM PM पे दिमाग मत लगा लेना कि अरे यार यहाँ पे AM PM नहीं लगा, हम समय कैसे मान लें, आफ्टर 10 क्या होता है। तो ये समझो कि भैया आफ्टर जो लगा रहे हो समय के लिए ही लगा रहे होते हो, ठीक हो। अच्छा और तुम पहुंच रहे हो, पहुंचने में क्या करोगे? प्लेस के ऊपर लगाओगे, तो प्लेस के ऊपर लगाओगे तो तुम्हें यहाँ पे आफ्टर लगाने की जरूरत नहीं है ना। तो ये बात भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। आगे लिखा है द पेशेंट, सॉरी द पेशेंट हैड डाइड। अब फिर देखो पेशेंट मर चुका था, डॉक्टर आया,
तो यार कोई टाइम ड्यूरेशन ही तो होगी ना उसकी। पेशेंट मर चुका था, डॉक्टर आया, वेल आपने अगर ये बात थोड़ी सी पता हो तो ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट में, सॉरी पास्ट परफेक्ट में यूज होता है। तो पास्ट परफेक्ट का क्या है, पास्ट का भी पास्ट, मतलब एक पास्ट और उसका भी पास्ट। तो जैसे ट्रेन चली गई, जब मैं स्टेशन पहुंचा तो पहले ट्रेन गई ना, तो पहले वाले पार्ट को हम पास्ट परफेक्ट में बनाते हैं, अगले वाले को पास्ट इंडेफिनिट में बनाते हैं। रीजन क्या, ये मैं आपको टेंस में पढ़ाऊंगा। टेंस आपको जब पढ़ाऊंगा आपके होश उड़ जाएंगे, अपनी जिंदगी में ऐसा टेंस नहीं पढ़े होंगे, दैट इज माय प्रॉमिस। तो बिफोर द डॉक्टर अराइव वाला पार्ट हो गया। चलो तो यहाँ पे भी समय का खेल है। अब यहाँ पे देखिए, व्हेनेवर यू कैन कॉल मी व्हेनेवर यू वांट। सर व्हेनेवर का मतलब क्या है, इसका मतलब हिंदी में होता है जब भी। और अगर ये टाइम की बात कर रहा है तो व्हेनेवर, प्लेस की बात कर रहा है तो आप कह दीजिए व्हेरेवर, कोई इशू नहीं है, क्या कर सकते हैं, व्हेरेवर, आराम से यूज करिए। तो सर ये आपका सबऑर्डिनेट कंजंक्शन का एक टाइप हो गया, जहाँ पे मैंने टाइम की बात करी। अगर आपने पिछली बार वर्ब सही से पढ़े और वर्ब सही से पढ़े तो ये चीज आपको और ज्यादा क्लियर हो रही होंगी, क्योंकि कुछ कीवर्ड्स हमने वहां पे भी डिस्कस किए थे, लेकिन वो अपनी कैटेगरी के थे जो वहां पे था। खैर इसको लिखिए टाइम को, फिर हम लोग आगे देखते हैं। चलिए लिख लिया होगा, आगे आते हैं, प्लेस की बात करते हैं। ज्यादा से ज्यादा ये बस कल तक और जाएगा, और कल सारे टाइप्स हो जाएंगे। इवन मैं आपको कुछ कॉन्सेप्ट्स भी बता दूंगा, क्योंकि इतना जानने के बाद आपके लिए कुछ बचेगा ही नहीं। अगर मैंने आपको कुछ उसकी कॉन्सेप्ट बताई ना तो कहेंगे अरे सर ये तो मैं पता है कैसे काम कर रहा है। अभी तो मैं आपको नजरिया बदलना सिखा रहा हूँ कि नजरिया कैसे बदलते हैं। चलिए अब हम बात करेंगे प्लेस की। प्लेस में समझते हैं प्लेस का क्या खेल है भैया। तो खेल कुछ ऐसा है, जैसे एक होता है वेंस, एक होता है विदर, फिर होता है वेयर, आगे बोले तो वेरेवर। अब कुछ लोगों के लिए दो शब्द नए हैं, वेंस और विदर। समझो, फ्रॉम दैट प्लेस, विदर का होता है टू दैट प्लेस। आपको एग्जांपल देता हूं, पूरी बात अभी क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी, पूरी की पूरी। He went back whence he came. I don't know where he lives. और एक और देखते हैं, you can go wherever you want. So समझ गए होंगे, ये जो मैंने वेंस लगाया WHENCE, ठीक है, तो ये जो वेंस लगा है इसका मतलब है कि भैया वो वहां लौट गया जहां से वो आया था।
सो फ्रॉम दैट प्लेस, जहाँ से आया था, जहाँ से कोई चीज़ बिलोंग करती है, उसके लिए हम लोग वेंस यूज करते हैं। फिर आया आई डोंट नो वेयर ही लिव्स। तो ये बात तो मैंने आपको पहले भी बताई कि भैया हम यहाँ पे स्टेटमेंट दे रहे हैं, क्वेश्चन नहीं पूछ रहे। क्वेश्चन पूछते तो हम क्वेश्चन के हिसाब से काम करते, लेकिन यहाँ तो क्लॉज जुड़ रहा है, और क्लॉज जुड़ रहा है तो फिर आपको भी पता है कि क्या दिक्कत है, कॉन्सेप्ट पहले सिखा चुका हूँ, तो यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं है, ये आपका कन्वेंशन का काम कर रहा है। एंड यू कैन गो वेरेवर यू वांट, तो तुम जहाँ चाहो वहाँ जा सकते हो। अगर आपको याद हो कि स्कूल में, घर में कभी ना कभी डांट खाए हो गया, मैं जा रहा हूँ, हाँ जाओ, निकल जाओ घर से, जहाँ जाना है वहाँ जाओ, मुझसे मतलब मत रखो। मम्मी पापा ऐसे देते हैं खेल, यही वाला खेल है, तो वहाँ का वही आपका वेरेवर होता है, जहाँ पे भी। तो दिस इज हाउ वी यूज कंजंक्शन फॉर प्लेस। प्लेस के लिए ऐसे यूज किया जाता है, ठीक है। नाउन में भी हमने प्लेस को देखा था, लेकिन एक गड़बड़ थी, अब दिमाग में आ रही होगी ना डेफिनेशन, नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग। तो सर जी जब नाउन पे बात करी थी तो आप जगह को नाम देने का बात कर रहे थे। डेफिनेशन कहती है, डेफिनेशन कहती है कि किसी जगह का नाम, और यहाँ पे तो जगह ही सीधे सीधे बोला जाता है, थोड़ा सा फर्क यूज करने का है। इसे लिखिए, फिर हम लोग आगे की भी बातें करते हैं प्लीज। लिखिए जल्दी से। चलिए अब हम बात करेंगे कॉज एंड रीजन की। कॉज एंड रीजंस कैसे काम करते हैं। कॉज रीजन पे बात करें तो इनके कीवर्ड्स हो जाएंगे एज, बिकॉज, सिंस, दैट। वेल सिंस को टाइम में भी यूज किया जाता है और रीजन में भी यूज किया जाता है। तो एग्जांपल देखते हैं। आई कैन नॉट buy this car because it is very costly। आगे देखते हैं। As he was late, management did not allow him to join meeting। अब आपके सामने दो वर्ड्स हैं, आप ध्यान से देखिए। यहाँ पे मैंने बोला बिकॉज, सीधा सीधा लिख दिया आई कैन नॉट बाय दिस कार बिकॉज इट इज वेरी कॉस्टली, मैं नहीं खरीद सकता क्योंकि बहुत कॉस्टली है। क्लॉज आपको साफ साफ दिख रहा है, यहाँ पे भी दो क्लॉज हैं, जोड़ने का काम कर दिया उसने, लेकिन मुझे पता चला कि रीजन। देखिए स्टार्टिंग से अगर बातों को ध्यान दोगे, अभी तक आप सेंटेंस देखते थे, लेकिन अगर अब आप ध्यान दें तो आपको सेंटेंस में टाइम वाला सीन भी दिख जाता है, आपको सेंटेंस से प्लेस भी पता चल रहा है, अब आपको सेंटेंस से कॉज रीजन भी पता चल रहे हैं कि वो कैसे काम करते हैं। सर यही काम तो मेरा बताना है, रूल्स रटा देने से थोड़ा कुछ हो जाता है। इतने सारे पीडीएफ तो पढ़े हैं मार्केट में कि 10 रूल, टॉप 10 रूल्स, टॉप 5 रूल, सब कहने की बातें हैं,
Well, if you work in any company, so of course they ask you to do so. I had also done this because of the work given by the company, but that is not my ultimate job. If I am teaching by myself, then definitely it happens, and there is nothing like top 10 rules and top 5 rules. You have to learn everything in depth in order to crack any competitive exam, and no matter what subject you are studying. Is that understood? Make sure you will always keep in your mind these things. As he was late, management did not allow him to join meeting. तो सर आप यहाँ पे देख लीजिए, मैंने एज यूज किया, मतलब कोई कारण है कि भैया वो लेट था इसलिए मैनेजमेंट ने अलाउ नहीं किया कि मीटिंग को ज्वाइन करे, तो ये इसका कारण हो गया। आप इसको रीजन बोल सकते हो कि नहीं बोल सकते, इतनी सी बात थी जो मैंने आपको समझा दी। खैर यहाँ पे 3-4 वर्ड्स की बात नहीं है, द मैटर ऑफ फैक्ट इज अंडरस्टैंडिंग। ओके, प्लीज लिखिए फिर कुछ और बातें। जल्दी से लिखिए, फिर उसके बाद आगे की बातें भी देख लें। चलिए अब बात करेंगे हम लोग पर्पस की, ठीक है। और पर्पस के बाद हम लोग देखेंगे वोकैबुलरी, क्या होती है वोकैबुलरी। जैसे रोज काफी वर्ड सीख रहे हैं। चलिए अब बात कर ली जाए पर्पस की। पर्पस क्या भला है इसको भी देखते हैं। In order that lest, ठीक है, ऐसे आपके वर्ड्स होते हैं। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूं, थोड़ा सा आप समझ जाओगे, ठीक है। वॉक केयरफुली लेस्ट यू शुड फेल। देखो ये आपका काम है, मैं आपको 2-4 वर्ड्स तो बता देता हूँ, लेकिन भैया ये आपका भी काम है कि आप चीजों को बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से खुद भी पढ़ें। ये नहीं कि आप कुछ भी कर रहे हो और आप समझो नहीं, रट लो, ठीक है। ये बात याद रखिएगा। और देखते हैं, he is working hard in order that he may crack SSC। इतनी सी बात थी, कुछ खास नहीं था। वॉक केयरफुली लेस्ट यू शुड फेल। वेल मैं आपको एक कॉन्सेप्ट अभी समझा देता हूँ, आपने ये बात रटी होगी। लेस्ट के साथ शुड यूज करते हैं, जबकि अगर आप हिंदी में ट्रांसलेट करें तो गागेगी आता है। देखो यार इस बात को थोड़ा ध्यान से समझना, ये पूरी तरीके से बेफजूल की बातें हैं कि लेस्ट के साथ शुड ही आता है। क्यों आता है इस रीजन को समझो। देखो जब हम विल और शैल को यूज करते हैं, अगेन टेंस वाली कॉन्सेप्ट है, लेकिन आपको फिर भी बता देता हूँ। अगर आप लेस्ट यू विल फेल करते हो, अदर सब्जेक्ट के साथ अगर आप विल लगाते हो तो वो फिक्स एक्शन दिखाता है, याद रखना। अदर सब्जेक्ट मतलब ही, शी, इट, यू, बात समझ आ गई। अगर आई और वी के साथ आप शैल लगाते हो तो कॉन्सेप्ट कुछ और बनती है। तो अगर आप अदर सब्जेक्ट के साथ विल लगा रहे हो तो बात पूरी तरीके से सही नहीं होती, मतलब फिक्स होती है, इसको समझो। अब सेंटेंस को पढ़ो।
सेंटेंस को अगर आप पढ़ते हैं तो क्या वहां पे फिक्स एक्शन है कि तुम नहीं केयरफुली चलोगे तो गिर ही जाओगे, ये कोई बात तो नहीं होती। तुम नहीं पढ़ोगे तो फेल ही हो जाओगे। भैया हमारे साथ ऐसे बहुत सारे लोग पढ़ते थे जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा लेकिन पास हो गए, अच्छे काम भी कर रहे हैं जिंदगी में। तो ये चीजें सजेस्टिव फॉर्म में होती हैं, फिक्स फॉर्मेट नहीं होता है। अभी फिर समझ आई बात मैं क्या कह रहा हूं? ये चीजें क्या होती हैं? सजेशंस पे होती हैं। समझ आई? तो इसलिए सजेशन में हम लोग शुड को यूज करते हैं। और याद करो मैंने आपको मॉडल ऑक्सिलरीज पढ़ाए थे और मॉडल ऑक्सिलरीज में मैंने ये बात बहुत ही ज्यादा अच्छे तरीके से भी करी थी। बात तो समझ में आ गई? ये बात याद रखिएगा। तो मॉडल ऑक्सिलरीज में हम लोग शुड को यूज करते हैं क्योंकि ये सजेस्टिव फॉर्म है। लोग रटे रहते हैं कि लेस के साथ शुड होता है, क्यों होता है ये भी तो समझ लो। पहले उसके पीछे टेंस की कॉन्सेप्ट है और बहुत ज्यादा डिटेल को टेंस में भी बताऊंगा नहीं, जब हमारा टेंस आएगा तो मैं आपको वहां पे गोवा भी बता दूंगा। खैर अगले देखिए, ही इज वर्किंग हार्ड इन ऑर्डर दैट ही मे क्रैक एसएससी। तो भैया वो आप एनडीए लगा लो, बुरा नहीं मानना, कोई भी एग्जाम लगा लो। सो ही इज वर्किंग हार्ड, वो बहुत मेहनत कर रहा है ताकि वह एसएससी क्रैक कर सके। ये इनका पर्पस है। तो वेल हमने आज पर्पस देख लिया। अभी थोड़े बहुत और भी इसके बच्चे हैं, कल ये 10-15 मिनट में हो जाएंगे। फिर कुछ बढ़िया से कॉन्सेप्ट्स हैं कुछ और, ये सारा होने के बाद कुछ कॉन्सेप्ट्स बचेंगी जहां पे एग्जामिनर क्वेश्चन टफ करता है। इन बातों को हम लोग कल सीखेंगे, तो इनको लिखिए, फिर हम लोग आज की वोकैबुलरी शुरू करते हैं। चलिए अब हम लोग वोकैबुलरी पे बात करते हैं और आज का पहला वर्ड देखते हैं। वर्ड क्या है? आज का वर्ड है ग्रिट। आपने ये वर्ड बहुत ज्यादा सुना होगा, कुछ YouTube चैनल्स में इस नाम के ऊपर। तो वर्ड है आपका ग्रेट। ग्रेट मतलब होता है साहस। क्या होता है? साहस होता है। ठीक है सर, साहस कैसे? मतलब हिम्मत यार, किसी काम को करने की शक्ति की, डर नहीं लगता, आ जाओ कोई, है ना, वही वाली बात। खैर इनके सिनोनिम्स की बात करी जाए, एक तो हो गया करेज, और क्या हो गया? बैकबोन, और एक और हो गया आपका वेलोर। देखिए सर, करेज की बात करी जाए तो हिम्मत, मतलब इवन थिंकिंग ऑफ यूपीएससी रिक्वायर्स करेज, इजंट इट? तो करेज बोलते हैं। फिर हो गया बैकबोन। बैकबोन क्या होता है? देखो भाई, एक तो बैकबोन आपकी पीछे की हड्डी हो गई, रीढ़ की हड्डी को जिसे बोलते हो। और अगर इसको समझें तो रीढ़ की हड्डी नहीं तो शरीर में कुछ नहीं, मतलब आप एकदम लुंज पुंज हो जाओगे। तो बैकबोन भी बोला जाता है, ठीक है? किसे बैकबोन बोला जाता है? आपका सपोर्ट को, जो आपको बहुत ज्यादा सपोर्ट करता है उसे बैकबोन बोलते हैं। ठीक है, यहाँ तक बात समझ आ गई? जो आपको बहुत बड़े स्तर पर सपोर्ट करता है, जैसे योर फादर, मदर, फ्रेंड, तो वो भी आपके बैकबोन होते हैं, आपकी पार्टनर। फिर आपका वेलोर। वेलोर थोड़ा उसको यूज किया जाता है जो आपके जीवन में सपोर्ट करता है, आपके आपके लाइफ में सपोर्ट करता है, उसके लिए हम लोग यूज करते हैं वेलोर। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग आगे के वर्ड्स को देखते हैं। चलिए लिख लिया होगा, आगे आते हैं।
कंजेक्चर, कंजेक्चर का मतलब होता है अनुमान। ठीक है, क्या होता है कंजेक्चर का मतलब अनुमान। कैसा अनुमान? देखो जैसे मान लो देश में कोरोना चल रहा है, तो हर चीज अनुमान पे ही तो चल रही है कि ऐसा हो सकता है, थर्ड वेव आ सकती है, दिक्कतें हो सकती हैं, झगड़ा हो सकता है, पैसे की दिक्कत हो सकती है, रिसोर्सेज कम हो सकते हैं, तो ये चीजें भी तो काम करती हैं। तो कंजेक्चर मतलब हो गया आपका अनुमान। अनुमान कैसा समझ में आ गया? फोरकास्ट करना, आप आइडिया ले लो यार ऐसा कुछ होगा, हो सकता है, सरकार ने कोई स्कीम लाया, गवर्नमेंट ने कह दिया कि अरे भैया ये क्या है, आपने सॉरी सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया, तो उसने आइडिया ली कि ये प्रॉब्लम हो सकती है, तो उसके लिए हम लोग कंजेक्चर यूज करते हैं। चलिए आगे इसके सिनोनिम्स की बात कर लें। तो आपका हो गया, एक तो हो गया गैस, वेल इसको आप तुक्का भी कह सकते हो, गैस का मतलब भी अनुमान होता है, कंजेक्चर का मतलब भी अनुमान होता है। चलिए इसका हो गया, एक और हो सकता है आपका अजम्पशन, फिर हो गया आपका स्पेकुलेशन। ठीक है, तो ये आपके सिनोनिम में। अच्छा, स्पेकुलेशन को यूजुअली ये जैसे गवर्नमेंट और बात करी जाती है स्कोर वगैरह की, उसमें नहीं यूज किया जाता। स्पेकुलेशन को थोड़ा सट्टेबाजी में यूज किया जाता है कि आप आइडिया लेना कि आप इतना पैसा जीत जाओगे। शेयर मार्केट में स्पेकुलेशन को बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। अजम्पशन ऑफ कोर्स सब तरह से यूज कर लिया जाता है कि आप मार्केट में भी यूज कर रहे हो इसको, गवर्नमेंट स्कीम के साथ भी यूज कर रहे हो। आप लोग सोचते होंगे कि क्यों मैं ये बातें भी बताता हूँ सर, उसके पीछे का एक रीजन ये है, वही जो आपका आरसी आता है ना, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पैराजम्बल, तो आपको कॉन्टेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग चाहिए होती है कि वो बातें किस तरीके से लिखी जा रही है। और आप नोटिस करेंगे जब आप इन शब्दों को पढ़ेंगे तो आपको बार बार ये दिखाई देगा कि क्या दिक्कत है। ठीक है, क्या मतलब किस तरीके से इनको यूज किया जाता है। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, नया वर्ड देखते हैं। चलिए अगला वर्ड है आपका वेनरेशन। वेनरेशन क्या है सर? वेनरेशन का मतलब होता है आपका आदर। आदर मतलब पता है, सम्मान भी आप इसे कहते हो। ये हो गया आपका वेनरेशन। वेनरेशन का मतलब आदर सम्मान। सिनोनिम्स की बात करी जाए तो सिनोनिम में आपका हो गया रेवरेंस, रेस्पेक्ट, और एक और होता है होमेज। अब इसको थोड़ा ध्यान से समझना, थोड़ा मैंने गड़बड़ भी आ गया, मतलब मीनिंग आपका अलग हो सकता है। रेवरेंस मतलब तो सम्मान होता है, जब उच्च कोटि का सम्मान किसी को दिया जाता है तब हम लोग रेवरेंस को यूज करते हैं। ठीक है, रिस्पेक्ट तो मतलब पता ही है कि ही रिस्पेक्ट्स मी, वह आदर करना, सम्मान करना, वेरी कॉमन वर्ड, मतलब इसके बारे में क्या ही बताऊं। लेकिन जो होमेज होता है यूजुअली श्रद्धांजलि देना, अपना आदर प्रकट करना, वैसी जगहों पे यूज किया जाता है। आई एम पेइंग माई होमेज टू डाइड सोल। ठीक है, उसके लिए यूज किया जाता है। सॉरी प्योर सोल कह दो, डाइड सोल अच्छा नहीं लगेगा, तो आप उसके लिए होमेज को यूज करते हो। इज दैट अंडरस्टूड? तीनों को समझ आ गया कि वेनरेशन वगैरह कैसे यूज करते हैं। वैसे ये जो वर्ड आपका वेनरेशन और रेवरेंस लिखा है, ये लिटरेचर वर्ड्स हैं, जिनको आप मतलब थोड़ा लिटरेचर पढ़ोगे अगर इंग्लिश, शेक्सपियर वगैरह, तो आपको ऐसे वर्ड्स दिखेंगे। प्लीज लिखिए, आगे के वर्ड्स देखते हैं। चलिए लिख लिया। अब बात करते हैं ट्राउंस। ये ट्राउंस क्या होता है सर? ट्राउंस मतलब होता है बुरी तरीके से हराना, बुरी तरह से हराना, इसको बोलते हैं ट्राउंस। बुरी तरह से कैसे? जैसे मान लो इंडिया
और पाकिस्तान का मैच है, पाकिस्तान 30-40 रन पे हार गया और इंडिया जीत गई 10 विकेट से, तो उसको हम लोग कहेंगे बुरी तरीके से ना रौंद देना, बर्बाद कर देना है। सिनोनिम्स की बात करते हैं। सिनोनिम्स में क्रश, बीट, फॉलो, सॉरी इट्स नॉट फॉलो, इट्स हॉलो। तो क्रश का मतलब दो तरीके से होता है। एक क्रश होता है मसलना, वो जो सुपारी नहीं खाते अपने यहाँ मसल मसल के हाथों में, तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं क्रश, ठीक है। एक क्रश होता है हरा देना, जैसे इंडिया क्रश्ड पाकिस्तान इन 71, ओके। उसके बाद हो गया बीट। बीट तो सिंपल सी बात है, एक तो बीट होता है पकड़ के कूट दिया स्कूल में तो खूब सब पिटे हो गए। दूसरा बीट होता है कोई कंपटीशन में किसी को हरा देना, तो आप बीट यूज करते हैं। इसके बाद रहता है हॉलो। हॉलो का मतलब दबाना होता है, ठीक है। बस इतना सा है, कोई खास है नहीं इसमें भी। इस तरीके से हम लोग यूज करते हैं टाउन्स को। टाउन्स मतलब होता है बुरी तरीके से हराना। अच्छा, बुरी तरीके से हराना तो एक तरीके से समझ आ रहा होगा कि ये वर्ब है ना। लिखो क्योंकि एक्शन हो रहा है ना। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। चलिए अगला वर्ड देखते हैं आपका गैलिंग। आज देखिए थोड़ा हैवी वर्ड्स लाया हूं आपके लिए, रेफरेंस, वेलोर। अब आपके लिए वर्ड है गैलिंग। गैलिंग क्या होता है ये गैलिंग? तो गैलिंग का मतलब होता है कष्टप्रद। जैसे आपको पता है अभी ब्लैक फंगस, फिर व्हाइट फंगस और अब आया येलो फंगस। तो आप एक चीज नोटिस करिए सर कि ये कष्टप्रद है, मतलब ये फंगस जो है वो दर्द का कारण बन रहा है। ऐसी चीजों को हम लोग कष्टप्रद बोलते हैं। जैसे मान लो ये पेन है और मेरे हाथ में घुस जाए तो ये पेन मेरे लिए कष्टप्रद हो जाएगा। किसी का बच्चा है वो बिगड़ रहा है तो अपने माँ बाप के लिए गैलिंग का काम करेगा, कष्टप्रद हो जाएगा। लाइक हिज एक्टिविटीज गैल्ड विल गैल देयर पेरेंट्स, ठीक है। और ऐसा भी कह सकते हो विल बी गैलिंग, तो आप उसको पार्टिसिपल में बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आगे आते हैं और इसके सिनोनिम्स की बात करते हैं। सिनोनिम्स में हो गया आपका annoying, irritating, infuriating। वेल अगर annoying की बात करी जाए तो सर annoying का मतलब होता है जैसे छोटे बच्चे होते नहीं, आप काम वाम कर रहे हो एकदम पीछे पड़ जाते हैं, मम्मी मम्मी मुझे ये दो वो दो, तो बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन कराने लगे, उसे annoying बोलते हैं। जैसे कभी मान लो आप पढ़ रहे हो और आपका कोई छोटा भाई वो परेशान करने लगे, आपका दोस्त परेशान करने लगे, तो वो भी अनोइंग हो जाता है। कुछ लोगों की आदत ही होती है, तो गुस्सा दिलाने वाला। इरिटेटिंग, अब इसको क्या ही बताएं, तो रोज यूज करते होगे। एक होता है इन्फ्यूरिएट करना। हल्क मूवी देखी है, हल्क को थोड़ा सा कुछ कह दो तो इन्फ्यूरिएट हो जाता है। क्या हो जाता है, मतलब दूसरे का कारण बन जाएगा फिर वो दर्द का, तो उसको इन्फ्यूरिएट बोलते हैं। पटक टक के मार देगा, उसके लिए आप मूवी देखिएगा हल्क, उसमें ये वर्ड को यूज भी किया गया है। स्पेशली थॉर रैग्नारोक जो मूवी है उसमें जब वो मारने जाता है, उसमें हल्क में जब वो सियार से लड़ता है तो वहाँ पे वर्ड यूज किया गया है। प्लीज लिखिए, आगे देखते हैं। चलिए आज का लास्ट वर्ड है स्ट्रेट जैकेट, और उसके बाद खत्म करते हैं आज की कहानी, फिर मिलेंगे कल। तो सर है आपका स्ट्रेट जैकेट। सर स्ट्रेट जैकेट मतलब होता है विकास में बाधक, विकास में बाधक, ठीक है। कोई ऐसी चीज जो विकास नहीं होने दे रही, रोक रही है, उसको बोलते हैं। जैसे मान लो पढ़ाई कर रहे हो, रोक रहा है, तो उसको आप स्ट्रेट जैकेट बोल सकते हो। आप बिल्डिंग बना रहे हो,
मोहल्ले वाले परेशान करने लगे, वो स्ट्रेट जैकेट। रोड बन रही है, पड़ोसी दिक्कत देने लगे, स्ट्रेट जैकेट। तो इसके लिए आप सिनोनिम्स में बोल सकते हो रिस्ट्रिक्शन, रिस्ट्रेन, कॉन्स्टेंट। ठीक है सर। तो रिस्ट्रिक्शन मतलब रोकना होता है, नियम कानून लगा देना होता है। रिस्ट्रेन मतलब भी रोकना होता है, जैसे मान लो एक अथॉरिटी पहुंच गई वहाँ पे काम करने से रोकने के लिए, तो वो रिस्ट्रेन करेगी, तो रिस्ट्रेन आपका वर्ब बन जाता है। एंड ये आपका कांस्टेंट काम करता है कि बीच में एकदम से कोई चीज़ आ जाए और वो दिक्कत देने लगे, उसके लिए यूज़ करते हैं। तो ये सर आज के हमारे कुछ वोकैबुलरी हो गई। कल हमारे कंजंक्शन के जो सबऑर्डिनेट कंजंक्शन के टाइप्स बचेंगे उनको देखेंगे और कुछ अच्छी कॉन्सेप्ट दिखेंगे। उम्मीद करता हूँ चीज़ें समझ में आ रही होंगी। मिलते हैं। हैव अ नाइस डे।